10 साल की मासूम बच्ची जो मौत को छू कर वापस आई। उस रात को उसके चेहरे पे स्माइल थी, ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। कोर्ट रूम गई, आपने अपनी आंखों के सामने कसाब को देखा, उस आदमी को जिसने आपको गोली मारी थी। 9-year-old Devika Rotavan went on to identify Ajmal Kasam. मुझे काफी कंफ्यूज करने की कोशिश भी की गई कि नहीं आप ये बता रहे हो। मैंने बोला नहीं, ये फर्स्ट वाली है। मतलब क्रॉस इंटरोगेशन भी करने की कोशिश की गई। जी मेरा मन तो बताए बैसाखी फेंक के उसे मार दो। देविका को गोली लगी है, मैं उसके ऊपर गिर गया तो कसाब और अबू इस्माइल दोनों फायरिंग करते, अंधाधुंध फायरिंग करते, मेन लाइन से लोकल लाइन गए और मेरे को लात मार के गए, सब मर गए। वही समाज आपके खिलाफ भी खड़ा हुआ। मुझे लोग बोलते थे कसाब जा रही है, देख कसाब आई। सब भूल जाते हैं लेकिन दर्द हम लोग नहीं भूलते। हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर करके उनको जवाब दिया, बट अभी तक इनकम्प्लीट दिया। ये तो स्टार्ट है सर, एंड वो भी होना बाकी है। अगर पब्लिक हियरिंग पे आ गए फिर कहाँ खो जाओगे पता नहीं चलेगा। 26 नवंबर 2008 मुंबई शहर की सबसे काली तारीखों में से एक। जब इस शहर ने दहशत का ऐसा नंगा नाच देखा कि आज भी जब वो तारीख आसपास आती है तो एक सिरहन सी दौड़ जाती है। 150 से ज्यादा जाने गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, जान माल का नुकसान हुआ और इस शहर की मासूमियत की मौत हुई। उस दिन बहुत सी जिंदगियां अफेक्ट हुई और उन्हीं में से एक परिवार, एक 10 साल की मासूम बच्ची जो मौत को छू कर वापस आई और आज 17 साल भी उस दिन के खौफ को बार बार जीती है। एक बाप जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को खून से लथपथ देखा और आज 17 साल बाद वो दोनों अपने अंदर उस दिन के खौफ को समेटे हुए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच देविका और नटवरलाल जी हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए। मैं जानता हूँ कि कुछ यादों को इंसान चाहे भी तो नहीं भुला सकता और आपके लिए डेफिनेटली उस दिन को बार बार याद करना मुश्किल होता होगा, तो मैं पहले ही आपसे क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। पर हम ही ने कहा था ना, नॉट फॉरगिव नॉट फॉरगेट। नटवरलाल जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आप दोनों की कहानी पूरी दुनिया को पता है कि किस तरीके से 26 नवंबर के दिन आप उस CST स्टेशन पर थे। पर इससे पहले कि मैं उस दिन को वापस आपकी नज़रों से देखना चाहूँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उस दिन ने आपकी जिंदगी को बदला जरूर और उस दिन को बार बार हर बार अपनी जिंदगी का हिस्सा बनते जब आप देखते हैं और उसी की याद को बार बार आपको जीना पड़ता है, साइकोलॉजिकली उसका कितना असर पड़ा है आप पे? जो 26/11 तो हमला हुआ है आतंकवादी, जो पाकिस्तान से 10 आतंकवादी आए थे, वो 2 CST में आए, 4 ताज में गए और 4 अलग गए, ऐसे मिला के 10 आए। CST में जब 26/11 हम बांद्रा थे, हम पूना जाने के लिए बांद्रा से निकले थे कि हम पूना जाके आ गया। पूना हमारा बड़ा लड़का रहता है और सिस्टर रहती है, मिल के आएगा। तो हम CST जैसे पहुंचा, हम 12 और 13 प्लेटफॉर्म के सामने ही बैठे थे। हम 9-9:30 बजे पहुंचा और 9:55 का वो फायरिंग किया। और आप सब पूरा फैमिली साथ हाँ, में था? पूरा फैमिली, मैं, मेरी बेटी देविका, मेरे बेटा जयेश, हम तीनों गए थे, पूना जाने वाले थे। तो वो टाइम में बोला मैं ठीक है, तो बेटा बोला मैं टॉयलेट करके आता हूँ, बाथरूम गया वो। तो मैं बोला बाद में आकर टिकट निकालेगा। जब 12 और 13 प्लेटफॉर्म के सामने दो अबू इस्माइल और कसाब दोनों खड़े थे, पिस्टल और बंदूक तान के। तो एक कुत्ता था, सादा कुत्ता, गोल्डी नाम का कुत्ता, वो भौंका नहीं, उसने बॉम्ब फेंका, फिर फायरिंग चालू किया। जो CST में फायरिंग करते हुए करीबन 57 लोगों मारा, CST में 57 और 100 घायल किया। ऐसा मारा है करीबन 166, 166 और 3 से ऊपर घायल किया। और घायल में मेरी बेटी देविका है और देविका को गोली लगी है राइट पैर में। जब गोली लगी वो गिर गई, उसमें उसके ऊपर गिर गया। तो कसाब और अबू इस्माइल दोनों फायरिंग करते, अंधाधुंध फायरिंग करते, मेन लाइन से लोकल लाइन गए। वो मेरे को लात मार के गया कि सब मर गए क्या। फिर बाद में खड़े हुए सब पुलिस वाला और TC लोग पूछा कोई है जिंदा, तो मैं ऊपर हाथ किया, मैं जिंदा हूँ। मैं क्या, मेरी बेटी को गोली लगा। तो उसने उठा के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। चाहे अंधाधुंध सेंट जॉर्ज में सब मरे हुए पड़े, कोई ऐसा सब लाशों पड़ी थी। तो आखिर रात रखा, उसको गोली इलाज नहीं हुआ, उधर खाली बांध के रखा टुआल वाल। फिर सुबह होते उसको JJ हॉस्पिटल एडमिट किया। आप रात पूरे वहीं पे थे? हाँ, सेंट जॉर्ज में से JJ लेके सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, 5:30-6 बजे। फिर शाम को जाके उसको गोली निकाला। अच्छा डॉक्टर था, अजय संदन वाला था, उसने गोली निकाला AK-47 की।
जयेश कहाँ था? भाई अलग जगह पे थे, भाई वॉशरूम में गए थे, तो भाई हमें ढूँढते-ढूँढते वो हॉस्पिटल पहुँचे एंड वहाँ पर जो एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि शायद आपकी सिस्टर को कुछ लगा है, आप एक बार जाके हॉस्पिटल चेक करो। थैंक गॉड कि उस टाइम गोली सिर्फ़ मुझे लगी, ना ही मेरे पापा, ना ही मेरे भाई को कुछ हुआ था। वो ढूँढते काफ़ी उस माहौल से, वहाँ लाशों के बीच में से, सब में से निकलते वो हॉस्पिटल पहुँचे थे। तभी मैं तो बेहोश थी, बेड पे थी जब मुझे गोली लगी हुई थी। सेंट जॉर्ज में भी जब मेरी आँखें खुल रही थी, तो मेरे सामने तो लाशों थी काफ़ी और पेशेंट्स थे। डॉक्टर वहाँ किसी को बेहोश कर रहे थे, तो किसी को नहीं कर रहे थे। देन कुछ टाइम बाद मेरे भाई भी आए और हम दोनों क्वेश्चन मार्क थे कि हमें पता ही नहीं था। मैं तो आधी अधमरी थी तभी और मुझे पता नहीं कि मेरा भाई कहाँ है और मेरे पापा मेरे साथ में है, पर भाई लापता है। पापा के मन में वो दोनों डर था कि मेरी बच्ची को भी गोली लगी है एंड मेरा बेटा जो अभी तक मुझे मिला नहीं है। बट भगवान की दुआ से कि मेरे भाई मुझे तभी मिल गए एंड वो हमारे साथ ही थे। फिर सेंट जॉर्ज में रात भर हम तीनों साथ में ही थे तभी। मैं वो दिन शुरू बहुत अलग किस्म से हुआ होगा। और आप बहुत छोटी थी उस टाइम पे, 10 साल की उम्र की थी आप। बच्चों को ये चीज़ें याद नहीं रहती बचपन में क्या हुआ था, बट आपके लिए बचपन नॉर्मल नहीं था देविका। एंड व्हाट वाज़ द डे लाइक उस दिन सुबह उसके पहले तो सर मैं सबसे पहले एक चीज़ कहूँगी, आपने स्टार्टिंग में जो मुझे बोला कि ये रात मैं आपको वो याद नहीं दिलाना चाहता हूँ। बट ज़रूरी नहीं है कि आपके कहने से या कोई और मुझे वो सवाल करे, तो मुझे वो रात याद आए। मैं उस रात के साथ हर दिन जीती हूँ। वो रात मेरे लिए ऐसी थी ना सर कि वो मैं चाह के भी कभी नहीं भुला सकती। वो बचपन में जब मुझे गोली लगना, एक आतंकवादी को देखना, वो आतंकवाद क्या होता है, बंदूक क्या होती है, गोली क्या होती है, सब तभी पता चला। और बचपन ऐसी चीज़ होती है ना कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हादसा हो जाता है ना, वो आप कभी नहीं भुला सकते हो। इनफैक्ट अगर अभी की एज में हम हैं ना, तो कुछ चीज़ें हम माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। किसी ने अगर हमें एक लाफ़ा भी मारा हो ना, तो हम बोलते हैं, "यार छोड़ो, जाने दो, कोई नहीं।" हम अभी समझदार हो जाते हैं। वो बचपन में अगर आपको किसी ने एक थप्पड़ भी मारा होगा ना, आपको वो याद रहेगा, इसने मुझे बचपन में मारा था, बिना गलती के। तो वो रात ऐसी थी, उस रात को मेरी कोई कसूर नहीं थी। मेरा क्या उस टाइम पे किसी का कोई कसूर नहीं था। उस दिन मैं तो खुशी-खुशी थी अपने फैमिली के साथ पूना जाने वाली थी बड़े भाई को मिलना। 10 साल की उम्र के पहले मतलब 9 साल 11 महीने की थी सर। 9 साल 11 महीना इसलिए बोलती हूँ कि 26 नवंबर मुझे गोली लगती है एंड 27 दिसंबर मेरा बर्थ डेट है। तो 1 महीने का फ़र्क है। उस 1 महीने के पहले वो 9 साल की उम्र में वो फायरिंग देखना मतलब स्टेशन पे मैं मेरे पापा और मेरे भाई के साथ मैं जब पहुँची थी, हम बांद्रा से सीएसटी गए थे। वहाँ 12-13 नंबर प्लेटफ़ॉर्म के सामने बैठे हैं। थोड़ी देर बैठे, भाई ने बोला कि मुझे टॉयलेट आया है। पापा ने बोला कि ठीक है तू वॉशरूम जाके आ जा, देन फिर हम टिकट निकाल के जाएँगे। जैसे ही वो गया, अचानक से बॉम्ब स्पॉट हुई और गोली फायरिंग होने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में हो क्या रहा है वहाँ पर। लोग सडनली भाग रहे हैं और पब्लिक ऐसी भाग रही है कि वो किसी को देख नहीं रहे, कौन बच रहा है या नहीं, अंधाधुंध भागे जा रहे हैं। पापा ने बोला कि बेटा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हम भी भागते हैं। हम भाई को पहले आवाज़ दे रहे थे, जयेश, आकाश, आकाश, जयेश। मिला नहीं वो हमें कुछ। मैं पापा के साथ जैसे ही भागने की कोशिश करती हूँ, मेरे पापा पीछे खड़े हैं, मैं उनके जस्ट आगे हूँ। पापा के दोनों पैरों से बीच से आके गोली मेरे राइट पैर में लगती है। तभी मैं एक शख्स को देखती हूँ, जो बुटका सरीका है, जिसके हाथ में बड़ी-सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर में ये है कौन? इसके हाथ में इतनी बड़ी गन। पिक्चर में देखा था मैंने गन, गोली लगती है हीरो को दूसरे दिन ठीक हो जाता है, ये चीज़ भी मुझे पता था। बट वो रियल लाइफ़ में गोली खाना एंड वो गोली का दर्द क्या होता है वो उस रात को मुझे पता चला। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। और उसके पहले जो शख्स का शक्ल देखा था ना मैंने, वो फेस ऐसे मेरे ज़हन में बस गया है कि आज भी नहीं निकाल पाई हूँ। उस रात को उसके चेहरे पे स्माइल थी, ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। आपने अभी के टाइम पे लोगों को देखा होगा ना पबजी खेलते हुए कैसे लोग एन्जॉय करते हैं धनाधन गोली फायरिंग का ये सेम कसाब के वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है, लोगों को मार के उसे एन्जॉय हो रहा है। कितना करीब था वो आपके? करीबन 20 फुट अंदाज़ दूर था मुझसे और वो जो उसकी शक्ल और वो जो उसका एक्शन ऐसे रह गया है ज़िंदगी कि शायद सर मैं कितनी भी कोशिश करूँ कभी नहीं निकाल पाऊँगी। उस स्टेशन पे वर देयर अदर पीपल देविका जिनको आपने देखा जिनसे शायद कुछ बातचीत हुई हो उस दिन? कोई जिसने आपकी वहाँ पर मदद की हो?
सर गोली लगने के बाद तो मदद करने के लिए पापा ने जैसे मुझे बताया था कि टीसी ऑफिसर और वहाँ के लोग आए थे, पुलिस पुलिस वाला। ऑफिसर, तो उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाए थे। एंड उसके पहले तो मेरी किसी से वहाँ बात नहीं हुई थी, जस्ट नॉर्मली स्माइल, अगर कोई आपको देख रहे, छोटी बच्ची थी तो कोई देख के स्माइल दे दिए, देन उतना ही था। सो मैं तो अपना बचपन में और खेलना-कूदना, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट इस हादसे के पहले जस्ट 2 इयर्स पहले मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। 2006 में मॉम की डेथ होना एंड 2008 में मुझे गोली लगना, ये 2 इंसिडेंट मेरे लाइफ में बहुत बड़ी हो गई थी। और उस टाइम पे वो बचपना ऐसा था ना कि सर, बच्चों की एक आदत होती है, वो उसकी कभी नज़र एक जगह नहीं होती, वो चारों जगह ऐसे-ऐसे देखते रहते, खेलना, कूदना, क्या हो रहा है, यहाँ एक्टिविटी क्या अलग हो रही है। तो मैं भी जस्ट वैसे ही हूँ कि मैं कभी भी एक जगह नहीं रुकूँगी। पहले आऊँगी कहीं पर भी तो पूरी चीज़ें को देखूँगी कि किधर क्या है, कौन कैसे है। देन उस टाइम पे भी वही सीन थी सर। नटू भाई, ऑफ कोर्स देविका की शायद एक बार जब उसने कसाब को देखा, उसके बाद यू फेंटेड, उसके बाद आप बेहोश हुई थी। जी। उस टाइम पे स्टेशन पे कौन आए थे आपकी मदद करने के लिए, और आपने जब अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखा, आपकी क्या हालत थी? वो 15-20 मिनट तक फायरिंग हुई ना, होने के बाद में पुलिस वाला टीसी पूछा होगा कि कोई है भाई जिंदा, तो मैं बोला मैं जिंदा हूँ। मैं क्यों, मेरी बेटी को गोली लगा और मेरा कपड़ा पूरा खून में हो गया था। तो बोले आप मैं कहा मैं जिंदा हूँ। मैं कहा बेटी बेहोश हुई है, ऑफ हुआ है, वो पता नहीं। और तो आप देविका के ऊपर हाँ, आप ऊपर कूदे मेरे थे? पीछे बैग लटका हुआ था, तो ऊपर गिर गया। जब पुलिस वाला उठाया और लेके पे चेंज में लेके गया, आखिरी रात चेंज में रखा, सुबह पर जय हॉस्पिटल लेके गया। पर रात भर आपको गोली लगी हुई थी, और आप पर उस रात को क्योंकि वहां से निकलना भी खतरे से खाली नहीं था लेकिन कि दर्द बहुत होता था, शायद गोली लगी हुई है उसमें सेंट कितना जॉर्ज एकदम। में जब मुझे रखा गया था तो वो ड्रेसिंग उन्होंने पट्टी चेंज किया था। पापा ने ऑलरेडी मुझे स्टेशन पे जो टॉवल, जो बैग में जिस चीज़ें थी वो उन्होंने बाँध दिया था। क्योंकि बिकॉज़ वो ब्लड इतना निकल रहा था, वो खुद डर गए थे कि इन्हें कुछ और ना हो जाए। तो सेंट जॉर्ज में ऑपरेशन मेरा इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पेशेंट काफ़ी थे। और इनफैक्ट जो मैंने स्टेशन पे देखा, वहाँ पर जाके भी मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर डायरेक्टली ऑपरेशन कर रहे, काट रहे, टाँका दे रहे, तो वो चीज़ें देखना और मैं डर गई थी। मैं खुद रोने लग गई उस जगह पर कि ये सब क्या हो गया? स्टेशन से जो देखी और यहाँ पर भी आके वही रिपीट हो रहा है, लाशों एंड डॉक्टर्स को टाँका, गोली से काटते हुए देखना, लोग चिल्ला रहे हैं। तो देन फिर वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, वहाँ से फिर इसलिए मुझे शिफ्ट किए जेजे हॉस्पिटल। तो जेजे हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही, मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया एंड पैर की हड्डी टूट चुकी थी मेरी। एंड करीबन मैं बैसाखी से भी 3 साल के अंदर-अंदर तक बैसाखी से चली थी। जब कोर्ट रूम भी गई थी तो मैं बैसाखी पर थी। अगले 2 दिन तक के, और खास तौर पे क्योंकि आप, मैंने आपको बताया देविका कि आप अब आप सिर्फ आप नहीं, आप इस देश की बेटी हैं, आप कनेक्टेड हैं हम सबके साथ में। जब 2 दिन तक के उसके बाद जो तांडव हुआ, और जब आपको आपको कब पहली बार खबर लगी कि कसाब को पकड़ा गया है और ये वही आदमी है? कसाब को पकड़ा गया, मुझे ये खबर काफ़ी लेट लगी 3 दिन हॉस्पिटल बाद में, में 3-4 दिन बाद मुझे 3 दिन पता बाद में चला 3 दिन गया। लगातार चला है ना। क्योंकि 26 नवंबर को मुझे गोली लगी है, तो 27 नवंबर को मेरे पैर से गोली बाहर निकाली गई थी। वो गोली 1 दिन पैर के अंदर ही थी, तो मैं ऑलरेडी उस दर्द में थी और जो रात को उस जगह पे देखा था कसाब का फेस, उस चीज़ से मैं निकल नहीं पा रही थी। और वो बचपन में वो मतलब वो जो गोली की आवाज़ थी ना, सेम पटाखों की तरह थी। तो वो आवाज़ मेरे कानों में बजना, वो बॉम्ब स्पॉट देखना, लोगों को खूनों में देखना, तो वो चीज़ें से मैं नहीं निकल रही थी तभी। मैं उसी में ही ज़्यादातर थी, देन बाद में मुझे पता चला था कि कसाब को पकड़ा गया है। सो और ये वही काफ़ी लेट आदमी है टाइम। जिसको आपने देखा था? जी, और ये चीज़ें मुझे बाद में पता चला कि उसका नाम कसाब है, वो टेररिस्ट है, क्योंकि उस टाइम मुझे बस इतना पता था वो गुटखा सरी का शख्स है जिसके हाथ में बड़ी-सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। वो टेररिस्ट है, कहाँ से आया है, क्या आया है, ये तो बाद में मुझे पता चला, ये 10 आतंकवादी आए थे और हमारे इतने जगह पर वो हमला हो रहा था। उस हॉस्पिटल में थी यहाँ हमें तो पता तभी। भी नहीं था कि जी, कहाँ-कहाँ पर हो रहा है। आपको लगा होगा जी, कि सिर्फ सीएसटी स्टेशन पे सीएसटी हुआ पे है। हाँ, फिर खबर लगी कि ये तो शहर के अलग-अलग हिस्सों में चल रहा जी। है। बट आप एक हॉस्पिटल में खुद मुझे गोली लगी हुई है एंड मैं एडमिट हूँ, वहाँ पर भी वो टीवी में वो न्यूज़ सुनना कि अभी भी ये हमला हो रहा है, और कंटिन्यू वो है। बहुत खतरनाक होता है सर उस व्यक्ति के लिए जो वो उस टाइम पे फेस कर रहा है। देखिए, जो समाज के जो अलग-अलग हिस्से रहते हैं, भले ही वो पुलिस हो, आर्मी हो, मेडिकल हो, वो किस तरीके से हैंडल करते हैं सिचुएशन को? हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस? आपने डॉक्टर्स को देखा, नर्सेस को देखा? सर तभी तो पहली बात तो कि उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं थी इस चीज़ के लिए।
बट मेरा ऑपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ, मुझे सुविधा मिल ही गई। मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि मुझे किसी चीज़ की वहाँ सुविधा नहीं थी। काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स भी मेरे काफ़ी अच्छे थे एंड डॉक्टर्स की सबकी मैं प्यारी लड़की थी उधर। सो सबसे छोटी उस वार्ड में मैं ही थी। सो मुझे सपोर्ट तभी सारे हॉस्पिटल मतलब उस टाइम हॉस्पिटल का मुझे मिला गया। क्योंकि काफ़ी जिस किस्म का नुकसान शहर को भी हुआ और जिस तरीके से हमने हमारे शूरवीरों को खोया, पुलिस से जुड़े हुए लोग, हमारे आर्मी से जुड़े हुए लोग एंड एक उसका नुकसान भी हमारे देश का अपना नुकसान हुआ है। उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? सर, उस दिन तो हमने सब अपने लोगों को ही खोया है, जो कि फिर कभी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उस चीज़ से तभी उभरेंगे जब जो मेन टेररिज़्म पाकिस्तान में अभी भी बैठा है, जो कसाब जैसे लोगों को पाल रहा है, जो बना रहा है। हम नहीं जानते ना कि अभी भी वो कसाब को तैयार कर रहा हो। हमारे लिए तो एक नाम सिर्फ़ कसाब का ही अभी तक यहाँ। वहाँ तो कितने लोग बैठे हैं। जब तक वो खत्म नहीं होगा ना तब तक लगेगा सर इंसाफ पूरा नहीं मिला है। आज भी वो दर्द वैसे ही रहेंगे। हमारे जो ऑफ़िसर शहीद हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि तब तक नहीं मिलेगी पूरी। वो अब तक इनकम्प्लीट है। आपने बताया नटू भाई कि उसके बाद काफ़ी समय तक के आप बाहर थे हाँ। एंड आप अपने नेटिव टाउन राजस्थान में गए और 4 महीने बाद आपको कॉन्टैक्ट किया गया। हाँ। फिर? फिर ऑफिसर पूछा कि आप खाली कोर्ट में आके बयान दोगे सामने में कि हाँ, सब बुलाओ वहाँ, भले ही कोर्ट में बोलो, पाकिस्तान बोलो, जिधर बोलो मैं आने को तैयार हूँ। तो फिर बुलाया मेरे को, सीएसटी बुलाया, एडवोकेट बुलाया, ऑफिसर बुलाया, पूछा कि कैसे फायरिंग हुआ है, वो सब पूरी इंक्वायरी किया। मैं बताया, मैं क्या बोले कि और कितने लोग हैं? कि मेरे पास तो 10-20 लोग ही नाम है। मैं कहा आपको कितने नाम चाहिए? मैं क्या? फिर मेरे पास पेपर था, जिसको मरा है, गोली लगा है, मेरे पास पेपर बताया। मैं कहा अरे आपके पास इतना? मैं कहा मेरे पास पूरा डिटेल है लोगों की। आपने सारी हाँ, इन्फॉर्मेशन रखी पूरी थी डिटेल अपने दिया साथ? पुलिस वालों को मैं। तो डिटेल देके पुलिस वालों के साथ जा के मैं सबको एग्जिस्ट किया कि आप कोर्ट में आके बयान देना ज़रूरी है। नटू भाई, आपने ना केवल अपने खुद के नुकसान को परे रखा, आपने साथ ही साथ जितने लोगों का नुकसान हुआ है, आपने उनके ऊपर अपना रिसर्च किया और आपने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी 2 बिकॉज़ ये महीना, चीज़ करीबन 2-3 महीने तक मैं सबको एग्जिस्ट किया उन लोगों को। एग्जिस्ट करके बोले यहाँ पे कोर्ट में आना ज़रूरी है। तो बोले हमको डर लगता है आतंकवादी आ जाएगा। अरे मैं कहा आतंकवादी आएगा कैसे? अपने पास इतनी बंदोबस्त पुलिस की है। आपने कौन मारेगा? मारने वाला का वो ज़माना भूल गया मैं क्यों? वो तो एहड़ा था जब वो बन के आया था। लेकिन वो तो अपनी गलती थी गवर्नमेंट की। जब अपने सीएम तो विलासराव देशमुख थे ना, हुँ। वो तो बड़ा फ़ॉल्ट है उसका। हुँ। फायरिंग आज हुआ 26/11 को, 2 दिन बाद में इस्तीफ़ा दे दिया। तो अपनी गवर्नमेंट क्यों नहीं पूछा? हिंदुस्तानी गवर्नमेंट तो पूछना चाहिए भाई क्यों आप सस्पेंड हुआ या आप रिटायर लिया? कोई न कोई वीक पॉइंट तो होगा। बिल्कुल। मैं तो खुला बोलता हूँ ना, सब तो डरते, मैं डरा नहीं, मैं बिंदास बोलता हूँ ना। हाथ था जब वो हटा ना, इस्तीफ़ा देना नहीं चाहिए था ना। आज जब वो इतने लोग मरे, 166 लोगों को मारा, 300 घायल हुआ, इसमें बड़े-बड़े ऑफिसर लोग, मिलिट्री वाले लोग, बच्चे लोग, बुड्ढे, आज वो लोगों को दर्द कितना है? आज जो हमारे सामने अरुण जादव भी था, उसको 5-6 गोली लगा है, आज भी उसके शरीर में। विजय सावरकर साहब भी हमारे पहचान थे, हेमंत करकर साहब भी पहचान थे और तुकाराम ओमले भी पहचान थे, कलेक्टर साहब भी पहचान थे और शशांक शिंदे था सीएसटी में, वही भी पहचान थे, सब ऑफिसर अच्छे थे। तो आज वो लोगों को देहत हुई, तो अपने देखो देश में कितने बड़े नौजवान हैं, ऑफिसर सुपर हीरो गए। अभी क्या है? और आप कहते हैं सब भूल जाते हैं, लेकिन दर्द हम लोग नहीं भूलते हैं। आज चलो ऑफिसर मरे, उसको चलो बंगला, गाड़ी, पेट्रोल पंप सब मिल गया, उससे पेट नहीं भरेगा। अपना आदमी गया, अपना हीरो गया, आज उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हुई ना। आज देखो तुकाराम ओमले ने कसाब को पकड़ा, उसके पूरा शरीर में पूरा उतार दिया गोलियों का बाण। आज कितने गोली, एक बैग में कितने गोली, 50-60 तो होती है या 300 होती है, वो पूरा शरीर में लिया। उसने पकड़ा, कोर्ट में खड़ा किया, देविका बोले यही आतंकवादी है, उसको फांसी होनी चाहिए। जज साहब बोले होगा नहीं, आप कसम खाओ। सेशन कोर्ट में भी हमारी जीत हुई, हाई कोर्ट में भी हमारी जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी जीत हुई और हमारे जब राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी बोले हाँ फांसी होगा, तो हम विश्वास किया कि फांसी हो। लेकिन फांसी हुआ, एक बात वो अलग है, वो तो एक मच्छर को फांसी दिया। जब पाकिस्तान में मास्टर मेरा हबीज साई जिंदा है, लखवी जिंदा है और मेन बड़ा आरोपी है इंडिया का दाऊद इब्राहिम, उसको कब पकड़ेगा अपनी गवर्नमेंट? आप कह रहे हैं प्यादों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो ये पूरी शतरंज की बिसात बिछाकर बैठा है, वो बाकी है, वो बाकी है। वो बाकी है, और वो वहाँ कब खत्म होगा? और उस गिरेबान तक के हम हाथ नहीं पहुँचा नहीं पहुंच पाते। सका, नहीं पहुंच सका। बड़ी बात तो सब लोग करेगा, भले कोई भी हो,
आप हो, हम हो, कोई भी हो, भले प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, बात करने में कोई किसी पीछे नहीं हटेगा। जब सच्चा, जैसे वो टाइम कांग्रेस का राज था, अभी बीजेपी का है, तो 10 आतंकवादी 9 को मार गिराया, कसाब को तो जिंदा पकड़ा तुकार ओमले के हिसाब से। आपने कोई वो लोगों के हिसाब से नहीं, तुकार ओमले की जय जयकार है। वो एक हीरो था और फांसी हुई देविका की वजह से। आज 2 नाम है, अब उसमें तो बड़ा नाम चला है ना, तो कसाब को फांसी हुई तो हम लोग शांति किधर हुई है? तो उसका बाप तो जिंदा है ना, अभी शायद लखवी है, दाऊद है, दाऊद भी हमला किया, ट्रेनों ब्लास्ट किया, अभी तो वो तो जिंदा है ना, तो शांति कब होगा? मोदी जी बोलते हैं ना कि हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो देविका को क्यों नहीं मिलते हुए मोदी जी? कई बार बात हुई, मिलते क्यों नहीं है? अरे वो बच्ची का तो दुख देखो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। आप सब जब वोटिंग के लिए सब जगह बोल देगा वोट हमको दो, अरे वोट तो आपको सब आपको ही मिलता है, लेकिन हमारी इच्छा पूरी कब होगी? आतंकवादी खत्म होगा जब हमारा देश पे खुश होगा, तो हमारी जय जयकार होगा। देविका बोलती है मैं एक आईपीएस बनूंगा, तो देश सपोर्ट देगा जब होगा ना। ये आईपीएस क्यों बन रही है? कि पाकिस्तान में जाके घुस के आतंकवादियों को खत्म करने का, लाके इधर इंडिया में लाके अपने आजाद मैदान में लाके लटका के मारने का। जैसे कसाब को तो अर्तो जेल में नहीं, अपने एरोड़ा जेल में मारा, लेकिन उसको मारते मारते ले गए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमको शांति नहीं है। उसका बाप जिंदा है, बाप को लाओ, फिर हमको शांति। 26/11 सबको याद आएगा, मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हीरो है, लेकिन पाकिस्तान में बैठा अभी शायद लखवी दाऊद को कब लाओगे? ये मेरा से वो पूरा आतंकवादी खत्म होगा ना, तो अपनी हिंदुस्तान की जीत होगी, नहीं उसमें हमारे प्रधानमंत्री की जीत होगी। क्यों हमको मारने के तो धमकी सब लोग दिया हुआ है। और आपने तो कोर्ट में खुद एक बयान दिया था। कोर्ट में बयान दिया मैंने, बहुत बड़ा बयान था आपके फादर का। कोर्ट में 1.5 घंटा बयान दिया, कसाब को रोलाया, उसको वकील को भी रोया, अब्बास काजमी को भी। निकम साहब हंसते थे, पुलिस वाले हंसते थे। मैं इनफैक्ट क्योंकि उस मोमेंट को जब आप कोर्ट में थी, यार आप भी कोर्ट गई हाँ। थी, एंड दैट वाज द टाइम जहां पर कौन सी उम्र में आपने बयान दिया था? 10 साल की थी तभी मैं, आप जब मैं कोर्ट रूम गई थी। कोर्ट रूम गई, आपने जी। अपनी आंखों के सामने कसाब को देखा, उस आदमी को जिसने आपको गोली मारी थी। व्हाट वाज योर रिएक्शन देविका एट दैट टाइम? जब मैं 10 जून 2009 को कोर्ट रूम पहुंची थी, तब मेरी उम्र 10 साल की थी। कोर्ट रूम में जाना, बैसाखी से चलकर मैं पहुंची थी अपने कोर्ट रूम में। मेरे से पहले मेरे पापा की गवाही हुई थी, देन मेरी हुई। जज साहब का सबसे पहले क्वेश्चन था मुझसे कि बेटा आपको कसम का मतलब पता है? मैंने बोला हाँ सर, सच बोलूंगी तो भगवान मेरा साथ देगा, अगर झूठ बोलूंगी तो भगवान मुझे सजा देगा। मुझे पूछे गए कि बेटा आपके साथ क्या हुआ था उस रात को, आपको पता है? मैंने बोला जी। मैंने अपनी 26/11 की रात की बात बताई कि मुझे कैसे गोली लगी, मैं कहाँ थी, पूना जाने वाली थी, मेरे पापा भाई के साथ थी। मुझे कसाब को तब मैंने देखा था, उस शख्स को जिसने अंधाधुंध गोली फायरिंग की था। तो मुझे बोला कि आप उसे पहचान सकते हो? मैंने बोला हाँ मैं पहचान सकती हूँ। हमारे सामने 3 शख्स को रखा गया था, मेरे सामने जस्ट में ये कटघरा एंड सामने वाले 3 शख्स को रखे थे, उसमें से कसाब को मुझे आइडेंटिफाई करना था। तो जज साहब के साइड में जो फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब। मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़ करने की कोशिश भी किए गए कि नहीं आप ये बता रहे हो। मैंने बोला नहीं ये फर्स्ट वाला ही है। बोलते नहीं आप ये बता रहे हो। मैंने बोला नहीं सर मैं यही बता रही हूँ। तो काफ़ी टाइम ये हुआ मेरे साथ, देन जज साहब ने बोला क्रॉस कि इंटरोगेशन भी करने की कोशिश की गई, जी। इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई हाँ, आपको। ये हमारे एडवोकेट की तरफ से ही था, निगम सर की तरफ से ही था कि मे बी शायद वो इसलिए देख रहे थे कि अगर मैं कहीं न कहीं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं अटक जाऊँगी और मैं उस जगह से भाग जाऊँ या रो दूँ, कुछ भी हो सकता था तभी। बट उन्हें ये देखना था कि अगर बच्ची सच में सच बोल रही है, अगर निडर है, तो ये सच बताएँगे। तो इसलिए मे बी हमें पहले मुझे भी ऐसा हुआ कि ये हमारे एडवोकेट है, हमारे इंडियन की तरफ से वो लड़ रहे हैं, सो मुझे ऐसा क्यों है? बट वो समझ तभी बाद में आती है कि वो ज़रूरी होता है उस टाइम पे कि एंड कसाब का एडवोकेट शार्पेस्ट माइंड ऑफ उज्जवल निकम। जी, एंड कसाब का एडवोकेट भी उठे थे जो मुझसे क्वेश्चन करने के लिए कि तभी बोले थे कि बच्ची को सिखा के भेजा होगा। तो पापा ने उठ के बोला कि मैं मुंबई कमाने आया था तो किसी को पूछ के नहीं आया था, और मेरी बेटी को जो लगा है, जो उसने फेस किया है, जो देखा वो बता रही है। उसमें कुछ भी अलग नहीं खाया उसने उधर। तो फिर जब मैंने कसाब को पहचानी थी, देन मैं सामने थी, मेरा मन तो हुआ था बैसाखी फेंक के उसे मार दूँ, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। या पुलिस ऑफिसर से वहाँ गन खींच लूँ और मैं सब भी खत्म कर दूँ। मैं छोटी-सी उम्र में तब क्या ही कर सकती थी सर, बट वो इच्छा अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब भी वैसे ही है कि टेररिज्म को खत्म करूँ। I see that fire in you and you should have been a police officer. यस सर। जो आपको बनना था और आपकी जी। इच्छा थी, और आपने बहुत कम उम्र में ये चीज कही थी। जी। आई रियली विश कि इस देश की सरकार या इस देश का समाज आपको उस प्रकार का सपोर्ट करता, और जी। आप अगर पुलिस ऑफिसर बनती
सो ना केवल आप उसे एक नौकरी समझती बल्कि आप उसे एक सेवा समझती, बिकॉज आप में वो फायर है और आप उस चीज से गुजरी हैं देविका। जो मुझ पे बीती है ना सर, मैं नहीं चाहूंगी कि कभी किसी और पे हो। और एक विटनेस बनने के बाद मैं एक ऐसा चाहती थी कि मुझे सारे लोगों से जो सपोर्ट मिला है, बट वो इन केस मुझे नहीं मिला गया। 50% मुझे सपोर्ट मिला तो 50% नहीं मिला। मेरी एजुकेशन में कहो या मेरी नॉर्मल लाइफ में, मेरे पापा का बिजनेस बंद हो जाना, एक फाइनेंशियली तरीके से एक इंसान अप थे एंड वो पूरे डाउन हो गए हम। एग्जैक्टली। सो वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एंड भाई और की हेल्थ सपोर्ट भी। नहीं मिला तो वो तो ठीक ही ठीक है, अड़चने पैदा की गई आपके लिए जी जैसे आप बड़े हो रहे थे। और जी हम जहाँ इंसानियत की बात करते हैं देविका, कि हम इंसान इंसान की मदद करते हैं, मुंबई स्पिरिट की बात करते हैं कि भाई 26/11 हो या 26 जुलाई हो, जी एक दूसरे की मदद करने के लिए मुंबई कर आगे आते हैं। पर वही समाज आपके खिलाफ भी खड़ा हुआ, आपको स्कूल्स में एडमिशंस नहीं मिला, रहने के लिए भी जहां पर आप नहीं रहते थे मिल रहा वहां था, पर भी राइट। इश्यूज होते थे, बिकॉज लोगों को डर था जी, कि अब आप टारगेट हैं उन विदेशी ताकतों के, और आप पर अटैक होगा तो उन पर भी अटैक होगा। राइट। उनका ऐसा कहना था कि आपकी जान जा रही है तो जाए, हमारी क्यों जाए? आपने जो फेस किया है, आपकी हिम्मत है वो टेररिज्म के ऊपर खड़े होना, हमारी नहीं थी। सो मेरा ऐसा है कि आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसे गिराओ भी मत। आप उसके साथ 2 बोल मीठी बात करने में कुछ नहीं होता है सर। एक प्यार से इंसान किसी को बोल देता है ना, बेटा तू कर सकता है, वो नहीं करने वाला भी इंसान करके दिखाएगा वहाँ। अगर आप उसको कर रहा है वो इंसान, उसको आप पहले ही गिरा दोगे ना, उसकी हिम्मत काफ़ी हार जाती है। बट इन केस इस चीज़ अच्छी थी कि मुझे जितने लोगों ने गिराने की कोशिश की ना, मैं उतनी ऊपर के आई हूँ सर। Well done. क्योंकि मेरे फैमिली से मुझे वो सपोर्ट थी, मेरे पापा से मुझे वो सपोर्ट था, मेरे भाई से था। एंड इन दोनों के अलावा मुझे किसी से सपोर्ट नहीं था सर फैमिली में। इनफैक्ट मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, हमारे पापा के दाद मतलब काका वगैरह हम्म, सारे सब कुछ है, हम्म। बहुत लोग हैं। बट उन लोगों ने भी हाथ छोड़ दिया था। क्यों? क्यों घर वालों वो ने लोग भी? भी डरते थे सर। वो लोगों का ऐसा था। इनफैक्ट आप जानते हो कि मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करती हूँ, एक लड़की हूँ। हम्म, सो उनका ऐसा था कि लड़की है, घर बैठाओ, लड़की को क्यों विटनेस बनाना है? लड़की कल जाके शादी करके घर सँभालेगी, ये देश नहीं सँभालने वाली। सो कुछ लोगों की सोच ऐसी थी। सो मेरे पापा ने बोला कि मैं बेटा और बेटी में कभी फ़र्क नहीं करता। मेरी बेटी ना बेटे से 100 गुना आगे है, मैं उसे आगे लेके जाऊँगा। और जो हुआ है उसे अभी से डट के सामना करना पड़ेगा। आज मैं हूँ, अगर मैं कल नहीं रहूँगा, ये लोग इसे बोलते रहेंगे तो ये कब जवाब देना सीखेगी? तो मैं इसे उतना निडर बनाऊँगा, चाहे कुछ भी हो। आतंकवादी आए या ना आए, जो होना होगा वो होगा। सर मरना होता तो मैं उस दिन भी मर जाती। आज की भी कोई गारंटी नहीं है ना, कब मेरे साथ कुछ हो जाए। मैं डर के जीऊँगी तो मैं आगे की 2 दिन भी लाइफ़ नहीं देख पाऊँगी। मैं 2 मिनट भी नहीं जी पाऊँगी कि अरे मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होना है वो होगा। अगर मैं एक ऑफ़िसर भी बनती हूँ, अपने लाइफ़ में अपने देश के लिए कुछ करने जाती हूँ, वहाँ भी मेरी जान जा सकती है। अगर मैं ऑफ़िसर नहीं भी बन पा रही हूँ सर, तो मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं अपने देश के लिए या लोगों के लिए कुछ करूँ, तो मैं करूँगी। आज मेरा एक सपना था सर कि एक आईपीएस ऑफ़िसर बनूँगी। मैं नहीं बन पाई तो क्या हो गया? मैं उन बच्चों को बनाऊँगी जो बनना चाहते हैं। इन फ्यूचर अपने लाइफ़ में कुछ ऐसे करूँगी, उन बच्चों को सपोर्ट करूँगी, जो सपोर्ट मुझे नहीं मिली ना, मैं उनको देना चाहूँगी। आई एम ग्लैड देविका, एंड आई एम ग्लैड कि आप ये सोच आज भी रखती हैं, क्योंकि जी, इंसान का अपनों से, अपने आसपास वालों से जब सपोर्ट नहीं मिलता तो वो टूट जाता है जी। और बिखर जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से आपने अपने आप को इतना सशक्त बनाया है, थैंक्स टू योर फादर एंड जी, थैंक्स टू द पीपल हु सपोर्टेड यू। राइट सर। भले ही आपको उस किस्म का सपोर्ट शायद समाज से ना मिला हो। स्कूल्स में जब आप कभी एडमिशन के लिए जाती थी तो या उसके बाद आपकी रेगुलर लाइफ, व्हेन यू वेंट टू योर स्कूल, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोगों का कैसा रिएक्शन था आपके साथ? सर जब मैं स्कूल के एडमिशन के लिए गई थी, तो पहले तो काफ़ी टाइम तक मुझे घुमाया गया मेरे पापा को, और मुझे कहा कि नहीं अभी एडमिशन फुल हो गया है, आप अभी मत आइए, अगले साल आइए, बाद में आइए। पहले काफ़ी टाइम ऐसा हुआ, तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बाद में आते। देन मैम का ऐसा था कि बच्ची को तो पढ़ना ही नहीं आता है। जो बच्चे स्कूल ही नहीं गए उसे पढ़ने कैसे आएगा? स्कूल क्यों आते हैं सर? पढ़ने सीखने के लिए तो आते हैं ना। घर बैठ के आप थोड़ी ना सीख पर ये जाओगे। बहाने थे उनके? बहाने थे। रीज़न आखिरी में लास्ट में हमें पता चलता है मेन रीज़न क्या था उनका कि नहीं आपकी बेटी को हम एडमिशन नहीं दे सकते। हम्म, आपने कसाब को आइडेंटिफ़ाई किया है, आप कम उम्र की पहली गवाह बने हो, आपके पापा भी गवाह हैं। तो आपके वजह से हमारे दूसरे बच्चे मारे जाएँगे। हमारे स्कूल में बॉम्ब स्पॉट होगा, गोली फायरिंग हो सकती है। आपकी वजह से हम उनकी जान खतरे में नहीं डालेंगे। मेरी सबसे पहले सवाल तब ये था कि सर प्रिंसिपल या गुरु वो होते हैं जो हमें सही रास्ता हम्म, दिखाते हैं। हम्म, एंड उस टाइम पे मुझे ऐसी चीज़ मिली कि
मैंने कुछ गलत कर दिया जो मुझे लोग ऐसा दिखा रहे हैं। सो ये रॉन्ग है। अगर बचपन में ही हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि आपको क्या करना है तो वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे। ट्रू। मैं तो मैं तो एक चीज सोचता हूँ, जैसे यूएस में भी 9/11 जी। हुआ और वहां पर भी कई बच्चे आप ही की तरह शायद उस चपेट में आए, कई सारी जी। फैमिलीज चपेट में आई। जिस किस्म का रिहैबिलिटेशन हमने यूएस में देखा, जिस किस्म की हम ट्रॉमा काउंसलिंग की बात करते राइट। हैं, हिंदुस्तान में भी डेफिनेटली देयर इज ट्रॉमा काउंसलिंग एंड सरकार ने अपना अपना काम किया है, लेकिन शायद 26 नवंबर जैसा इंसिडेंट कभी पहले हुआ नहीं था। तो क्या आपको लगता है उसके बाद वो सीखे हैं? क्या आज वो उस किस्म से तैयार हैं? क्या आपको किसी किस्म की ट्रॉमा काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल हेल्प मिला? मुझे तो नहीं मिला सर, और शायद मुझे अभी तक उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन केस मेरे पास ऐसी कोई आए भी नहीं पूछने के लिए, एंड ना ही मैं गई हूँ। मे बी शायद मेरी काउंसलिंग मेरे घर से ही हो जाती आई है। थिंक सो। मेरे पापा से ही मुझे वो स्ट्रेंथ मिल जाती है, एक वो ताकत पावर मिल जाता है। एंड मैं बचपन से एक आर्मी ऑफिसर्स को ज़्यादा मानती हूँ। मैं ये सोचती हूँ सर, वो तो हमारे फैमिली के साथ नहीं रहते, अपने देश के लिए इतना कुछ करते हैं। हम तो अपने फैमिली के साथ रहते हैं ना, वेल तो डन। कुछ तो कर सकते और हम हिंदुस्तानी बच्चे थोड़ा जी। ज्यादा हम हमारी हमारी ट्रेनिंग अलग किस्म की रही होती है, जी। हम इतनी जल्दी बिखरते नहीं हैं। बट हाँ बोलिए। सर स्कूल के इंसिडेंट देन हमें मेरे पापा को और हमें धक्का दे के निकाल दिया कि बोले कि नहीं आप यहाँ से जाइए। नीचे मीडिया थे तो मीडिया ने पूछा कि क्या हो गया, अभी तक देविका का एडमिशन नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें हैं, हमने मीडिया में बता दी। कुछ टाइम बाद जो पॉलिटिशियन ने, जो वहाँ के नगर सेवक बोलो, जो भी बोलो सर, किसी ने कुछ नहीं करके दिखाया ना, वो एबीपी अखिल भारतीय स्टूडेंट्स ने लड़े। अरे वाह। उनके कारण आज मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है। अगर वो मेरे लिए आवाज नहीं उठाते, वो लड़ते नहीं, तो शायद आज मैं पढ़ी लिखी नहीं होती सर। मैं अब तक वही एक नॉर्मल देविका जो अनपढ़ होती। सो जब भी लोग अनपढ़ होना भी सर कोई बुरी बात नहीं होती, बिल्कुल, बट वो एक बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, जो एक सीख मिलनी चाहिए थी ना सर, वो मुझे नहीं मिलती फिर। तो वो जो एबीवीएचपी की जो छवि हमेशा केवल एक ही किस्म की रह जाती है, लोग जी। दूसरा हिस्सा देखते नहीं है, देखते नहीं ना है, बट संघ का दूसरा हिस्सा देखते हैं, ना एबीवीएचपी का दूसरा हिस्सा राइट देखते हैं। जो देन है, जो समाज की सेवा का कार्य वो जी। करते आए हैं और उसकी सराहना होनी चाहिए। जी, तो उनके कारण मेरा एडमिशन हुआ। मैं 7th स्टैंडर्ड से वही स्कूल में 10th तक पढ़ाई की हूँ। एंड मैम ने भी काफ़ी तभी एक्सेप्ट किया उनकी गलतियाँ, एंड स्कूल ने भी मुझे बाद में बहुत सपोर्ट दिया। बट सबसे ज़्यादा चीज़ बुरी ये लगती थी कि आप यकीन नहीं करोगे सर, लोगों ने मेरा नाम कसाब रखा है। मुझे लोग बोलते थे कसाब जा रही है, देख कसाब आई। चलिए सब पहले की बातें तो मैं चुनी छोड़ देती हूँ। कुछ दिन पहले की बातें, एक मेल आया है। आप मतलब जिस व्यक्ति ने मुझे मेल किया है ना, मैं नहीं जानती वो कौन है, क्या है। वो मुझे ऐसे लिख के भेजते हैं कि तुमने, क्या बोलूँ अभी सर मैं आपको, कि तुमने कसाब को धोखा दिया था क्या प्यार में? तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए कसाब ने गोली मारी तुम्हें। वो 9 साल की बच्ची को क्या अक्ल होगी प्यार की और शादी की, आप मुझे बताइए। लोग आपको इतना गिराने की कोशिश करते हैं लोग खुद कितने गिरे हुए हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप उस टेररिज्म के साथ मेरी लाइफ ऐसे कंपेयर कर रहे हो। आपका अटैकर को आपके साथ ही जोड़कर आपको उसके साथ जोड़ के इस तरीके से एंड देखा वो जाना। व्यक्ति लिखता है कि तुमने किया ही क्या है? कसाब के खिलाफ गवाही देना कोई, इसमें क्या है? कुछ नहीं हुआ उससे तो। कोई बड़ी बात नहीं कि बोले। एंड वो लिख रहा है कि मुझे कोई प्रेशर कर रहा है तुम्हारे बारे में जानने के लिए, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैंने मेल का रिप्लाई नहीं दिया। जिसे जो करना है सर बोलना है बोलने दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं क्या थी और मैं क्या हूँ। ये तो मैंने बचपन से देखी, तो अब ये देखना बोलना कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एक जो छवि बन जाती है जी। देविका ऑफ बीइंग द सर्वाइवर, जब आपको लोग सर्वाइवर के तौर पे देखते हैं, हैज इट आल्सो बिकम एन आइडेंटिटी इन अ वे देविका, बिकॉज़ एंड नॉट इन अ गुड और बैड वे। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने उसको अपनी लड़ाई बनाई है और जी। आप उसको एक तमगे के तौर पे पहनती हैं। जी। तो लोग आपको एम्बैरेस नहीं कर सकते देविका। नहीं कर सकते सर, कुछ लोग वेल होते हैं, डन, बट आई एम मुझे प्राउड उससे ऑफ यू। ज़्यादा सपोर्ट मिला है। ऐसा नहीं कि मेरा सम्मान नहीं हुआ है, मुझे कई जगह पर सम्मान हुआ है। मैंने कई लोगों से ऐसे मिले ना, उनने मुझे ये कही कि बेटा आपसे देख के हमें भी हिम्मत आई है। कुछ लड़कियों से, कुछ बच्चियों से मुझे ये भी सुनने में मिला है कि दीदी आप ऐसे ही करते रहो, हम आपके साथ हैं। हमें भी पावर मिलता है। तो मैं लड़ती हूँ सर, इसलिए आज भी आके बात करती हूँ उस चीज़ पे। लोगों ने कहीं बोला कि अरे 26 को तो 17 साल हो रहा है, भूल जाओ, हो गई बात गई रात गई। नहीं, नहीं भूलूंगी मैं।
लोगों को बताऊंगी। अगर मैं इतना फेस करके आज भी आगे आ सकती हूँ, तो आपने तो कुछ भी नहीं किया, तो आप भी डट के सामने आओ। बहुत खूब। अगर आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप लड़ो। आज के टाइम पे आपने देखा होगा लोगों को इतनी सी कुछ चीजें हो जाती है, घर में फोन नहीं देंगे या किसी ने कुछ किया हो, जाके जान दे दो। इतनी इजीली इंसान को जिंदगी नहीं मिलती है। उस मौत से निकलना, उसके बाद जो चीजों से निकलना ना सर, वो सबसे कठिन होता है। और जिस पर बीतती है वो उसी को समझ में आता है, इसलिए दुनिया कहेगी कि जी। बहुत कुछ आपको नसीहतें तो बहुत सी देने वाली बहुत हैं, देते हैं। लेकिन आप ही को पता है जिस चीज से आप गुजरी हैं और आपने ये चुनाव किया। आप जी। चाहती तो बहुत कुछ और हो सकती थी देविका, आप भी उन अंधेरी गलियों में निकल जाती, इस राइट। डिप्रेशन में जा सकती थी, लेकिन आप चेहरे पर इस मुस्कुराहट के साथ आज यहाँ जी। खड़ी हैं, पर अडिग हैं और आपने वो चीज भूली नहीं है। वो आक्रोश अभी भी है, वो आग है, लेकिन उस आग में आप जल नहीं रही हैं, आप जलाना चाहती हैं। राइट सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आग कभी बुझे ना। जी। वी विल नॉट फॉरगिव एंड वी विल नॉट फॉरगेट इज अ क्वेश्चन। मैं बाहर वालों की तो बात करूंगा जहां से हम पे हमले होते हैं, मैं घर के अंदर भी पलट के देखना चाहता हूँ जिस किस्म की व्हेन इसके बाद जो पोस्ट ट्रॉमा सिचुएशन रहती है, जहां पर एक सरकार हो या समाज हो, उसको अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आपने बताया स्कूल्स में, घरों में, सोसाइटीज में आपको नकारा गया क्योंकि उनको अपनी सहूलियत देखनी थी, अपनी सिक्योरिटी देखनी थी। व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट? जब कॉम्पनसेशंस की बात आती है, मैंने जाना है, सुना है कि बहुत लंबा समय लगा है आपको उस कॉम्पनसेशन को पाने में। सर गवर्नमेंट से तो स्टार्टिंग में मुझे 3,26,000 मुझे सरकार से मिली गई थी। शायद वो सभी लोगों को भी था, तो वो मुझे भी मिली गई। बट उसके बाद जो भी चीज़ मुझे मिली गई ना, सब चीज़ के लिए मैं लड़ी हूँ। इसके पहले मुझे फेक प्रॉमिसेस काफ़ी आए कि हम बेटा आपके लिए करेंगे, बेटा आपका पढ़ाई-लिखाई का खर्चा करेंगे, पापा का बिज़नेस का चालू करके देंगे, आप चिंता मत करो, बट कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बचपन में ही कुछ नेताओं के ऐसे चेहरे देख लिए थे कि बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझ आ गई है सर राजनीति के बारे में कि यहाँ क्या-क्या होता है। तो मेरे घर में 26/11 के बाद तभी 14 साल में भी 26/11 को हो रहा था। पहले शख्स थे जो हमारे घर पहुँचे थे, वो थे जिशान सिद्दीकी भाई। उसके पहले इतने नेता, इतने लोग हैं, कोई नहीं आए। क्यों? किसी को पता नहीं था 26/11 हुआ है। ये किसी को नहीं पता है कि देविका को गोली लगी है। सब सुन के अनसुना बने सर। हर मीडिया में कई लोगों पे, मैं सभी जगह पर मिल चुकी हूँ, पर लोगों ने तब तक बात की है, हाँ देविका ठीक है देविका। दूसरे दिन आप उससे कांटेक्ट कीजिए, कौन देविका? हम किसी देविका को नहीं जानते। ये चीजें भी हुई है। इनफैक्ट अभी जो मुझे घर का प्रॉमिस किया गया था पहले, उसके लिए मैं लंबा केस लड़ी हूँ सर। पिटीशन फाइल करने के बाद थैंक्स टू कुनिका मैम कि उन्होंने वो लड़े, उनके कारण मुझे वो घर मिला। कुनिका मैम, एडवोकेट उत्सव बेंस सर जो दिल्ली से थे, उन दोनों के कारण मुझे ये घर मिला गया है। सर नहीं तो आज भी मेरी ये प्रोसेस लंबी ही चलती रहती थी। आज भी मैं बस मीडिया में, चैनलों में कहीं बैठ के लड़ते ही रहती थी कि अब तक मुझे घर नहीं दिया गया है, मुझे अभी भी फेस करना प्रॉब्लम हो रही है। मैं रेंट के घर पे रहती हूँ। ओनर कभी मुझे बोल देते कि आप खाली करो, हम आपको रख नहीं सकते। उनकी मर्जी से हमें उनको रेंट देना पड़ता था। तो ये सारी चीजें हमें बहुत फेस करना पड़ रहा था। वही थाली के अलग-अलग हिस्सों में आपको अलग-अलग किस्म के लोग मिलते रहेंगे, पर जब आप एक 26/11 के सर्वाइवर से पूछते हैं कि आज इतने सालों बाद में जब आप ऐसा ही एक इंसिडेंट वापस होते देखते हैं जैसे पहलगाम में हुआ, जी। तो ऐसा लगता होगा कि मैंने जितना कुछ खोया उससे किसी को सीख नहीं मिली और आज भी वो वैसा का वैसा ही कोई हिम्मत करके चला जाता है इस देश में। सर जो पहलगाँव का हादसा हुआ था, उसमें और 26/11 में बस इतनी सी फ़र्क थी, वहाँ के लोगों ने हमारा धर्म पूछा गया था। मुझे गर्व होता है मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है सर मैं इंडियन हूँ। सबसे पहले मुझे इस चीज़ पे गर्व है। अगर वो आके पूछेंगे ना कि तुम्हारा धर्म क्या है? तो मैं तो बताऊँगी मैं हिंदू हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, आओ मार के जाओ। अगर मैं मुस्लिम भी होती ना सर, तो भी मैं कहती मैं एक इंडियन हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कास्ट से किसी की कोई इंसान नहीं पहचान में आता है कि वो कौन है, और आतंकवाद की तो कभी कोई कास्ट ही नहीं होती है। 26/11 में तो कई लोगों की जान गई थी। ये लोगों ने जानबूझकर इस खेल रचा कि लोगों का जात पूछा जाएगा। आज भी वो पहलगाँव के आतंकवादी पकड़ा नहीं गए, बट हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर करके उनको जवाब दिया, बट अभी तक इनकम्प्लीट दिया। ये तो स्टार्ट है सर, एंड वो भी होना बाकी है। तो स्टार्ट हमारे सरकार से एक छोटी-सी तोहफ़ा थी उनके लिए सिंदूर। वो बता रहे कि अगर हम करने पे आए ना तो तुम्हारे से एक भी नहीं बचेंगे।
मैं यही चाहूंगी, अपील करूंगी कि ये जल्द से जल्द हो और पूरे टेररिज्म वहाँ के खत्म हो, कि उन्हें भी पता चले कि हमारे इंडिया में बात क्या है। नटवरलाल भाई, आप भी, आपसे थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी आपने यही कहा था हाँ कि प्यादों पर उंगलियां रखना नहीं, सीधे शतरंज की Right. बिसात पे उन पर हाथ रखना है, उन पे अटैक करना है जो ये सब का सब रच रहे हैं। एक तो देखो पहलगाम का हमला हुआ, 26 लोगों को मारा, सिंदूर रखा, बराबर। तो आतंकवादी आए थे, 4 आए थे, 4 को क्यों नहीं पकड़ा? जब 26 गैर हमला हुआ, 9 को मार गिरा, 1 को पकड़ा, तो 4 को तो 1 में तो पकड़ना सही था। तो उसके मतलब पॉइंट खुलता था। एग्जैक्टली वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने अटैक किया था? क्यों वो कोई देखा ही नहीं, बोले सब बता रहे, फोटो बता रहे हैं, फोटो की असली बताओ उसको। बिल्कुल। ये भी हुआ। अब जब रेकी किया 26/11 का, वो तो बहुत बड़ा मैटर है ना, जो अमेरिका का मैटर हो, मुंबई का मैटर एक जैसे ही है। बिल्कुल। जब तौहीद राणा, डेविड हेडरी ये रेकी करके गया बम्बई की, जी, कि किधर किधर बम चलाना, किधर धमाका बोलाना, किसको कितना मारना, मंत्री को बसाना, पब्लिक को मारना, पुलिस वालों को मारना। जब तौहीद राणा को पकड़ के अमेरिका से इधर लाया, दिल्ली लाया, अब वो दिल्ली लाके कितना टाइम हुआ, 6-7 महीना हो गया। कहाँ है तौहीद राणा? वो हमको दर्द हो रहा है, क्यों हमारी बेटी को गोली मारा है, उसका ही भाई लोग, आतंकवादी लोग, वही तो मैंने देखी करने वाला। अब वो तो अंदर कहाँ बैठा, तो जेल में बैठा है कि कहाँ बैठा है वो पता नहीं है। अब उसका कोई अभी तक डिक्लेयर नहीं पता, नहीं पेपर में आता है, नहीं टीवी में आता है, नहीं कोई उसका कोई मैसेज नहीं देता, कोई मीडिया वाले नहीं बोलता, बोलते तो जवाब ही नहीं देता। तो तौहीद राणा गया काम, कोई ऊपर खा गया, भगवान खा गया कि जमीन खा गया। और ये हिम्मत होनी चाहिए और हिम्मत दिखाई जानी मैं चाहिए। उसके लिए अभी बोलना चाहता हूँ, तौहीद राणा का लिए क्या किया, क्यों पहले बोलते यार तौहीद राणा को लाया, आपको कोर्ट में खड़ा करेगा, उसकी ध्वजा उड़ा देना। अभी किसका ध्वजा उड़ाओ? तौहीद राणा है कहाँ है? मेरे ख्याल से जब तक हिम्मत दिखाने वाले लोग और सही सवाल पूछने वाले लोग रहेंगे, ये चीज, क्योंकि हमने समाज का ताना बाना तो देख ही लिया है, कौन कितना अपना है कौन नहीं, ये समझ में आ ही गया है। जिस दिन आती है बात अपने पर, तब कौन आपके साथ खड़ा होता है ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया देविका। बट आप खड़ी हैं उन लोगों के साथ में, और आपने उस इंसिडेंट को इतना पॉजिटिवली लिया है और उस चीज के अंदर अपना अग्रेशन खोने नहीं दिया। ये 17 साल बाद ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। एंड बड़ी हिम्मत वाली बेटी है आपकी। आप सही कह रहे थे, शायद बेटी और बेटा दोनों। हमारी बेटी नहीं है सर, देश की बेटी है। और ये सही बात भी है कि लोग भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपने अभी 6 महीने पहले इंटरव्यूज दिए थे तब राणा के लिए, और अभी वो चीज लुप्त है। पर मैं आज भी इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि देर है पर अंधेर नहीं। यही फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, कि हमारी आंखों के सामने जिस इंसान ने हम पर इतना बड़ा हमला किया, उसको हम एक कोर्ट हियरिंग देते हैं। पूरे देश को मालूम है कि वो कसाब है, पर फिर भी आपको बुलाया जाता है कोर्ट में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हम कानून में विश्वास रखते हैं और हमने कानून के तहत जो किया वो किया। अगर पब्लिक हियरिंग पे आ गए और बीच चौराहे पर इंसाफ देने पर आ गए, तो कितने हैं इंडिया में तो आपको पता ही है। फिर कहाँ खो जाओगे पता नहीं चलेगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच देविका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और नटवरलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइक आई सेड, कमाल की लड़की पैदा की है आपने। ये अब आपकी नहीं, देश की लड़की। और देश की बेटी है सर, हमारी मत बोलो। देश की बेटी है। थैंक यू नटवरलाल। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया मुझे। थैंक यू।